Dear students and dear friends, good morning, आदाब, नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने सामाजिक अनुसंधान नामक प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रकरण तथ्य यानी डाटा को समझाने के लिए या इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज हम तथ्य के अर्थ और प्रकारों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तथ्य का तात्पर्य यहाँ सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं हैं और ये सूचनाएं शोधकर्ता द्वारा या तो स्वयं क्षेत्र में जाकर, यानी कि जो फील्ड उसका है, जो फील्ड उसने चुना है अनुसंधान के लिए, उस फील्ड में जाकर, या फिर किसी अन्य दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए शोध से प्राप्त निष्कर्षों को या सूचनाओं को वह अपने शोध में काम लेता है। तो ये सभी सूचनाएं, आंकड़े या सामग्रियां तथ्य के नाम से जानी जाती हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। तथ्य अर्थ, यानी तथ्य का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि तथ्यों का संकलन करना शोध प्रक्रिया के अंतर्गत जो समस्त चरण हैं उनमें एक महत्वपूर्ण चरण है और यह क्षेत्रीय चरणों के अंतर्गत आने वाला प्रथम चरण है। यानी कि इसके लिए शोधकर्ता को क्षेत्र में जाना होता है और जब तक शोधकर्ता तथ्यों का संकलन नहीं करता तब तक वह उसके द्वारा निश्चित किए गए या निश्चित की गई समस्या या चुनी गई समस्या के बारे में वह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। निष्कर्ष निकालने के लिए उसे तथ्यों का संकलन करना होगा, फिर उन्हें तथ्यों को सारणीयन विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष के माध्यम से वह निष्कर्ष तक वह पहुंचता है। अगला देखिए, किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, तथ्यों का एकत्रीकरण करना और उनके बारे में संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना आवश्यक है। यानी कि जब हम किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं या पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए शोधकर्ता को सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं और ये सूचनाएं वह सूचनादाताओं से या उत्तरदाताओं से प्राप्त करता है। और ये सूचनाएं क्या कहलाती है? तथ्य। यानी सूचनाएं प्राप्त की तो तथ्यों का क्या हो गया? एकत्रीकरण हो गया या तथ्य इकट्ठे कर लिए गए और उनके बारे में, किनके बारे में? तथ्यों के बारे में संख्यात्मक और गुणात्मक बातें मालूम करना। यानी कि कितने लोग किसी बात के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तब तो वो हो गया संख्यात्मक। और किसी चीज़ के बारे में उनके विचार जानना, तो वो विचार हो गए गुणात्मक तथ्य। यानी गुणात्मक बातें और संख्यात्मक बातें व्यक्ति द्वारा इकट्ठी की जाती हैं या अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठी की जाती हैं। आगे देखिए, किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जब तक हम तथ्यों का संकलन नहीं करेंगे तब तक हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते या जिस समस्या का हमने चयन किया है वो निरर्थक है, क्योंकि उस समस्या के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें तथ्यों का संकलन करना बहुत ही जरूरी है। जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित विधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसके लिए, किसके लिए? तथ्यों के लिए। तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए शोधकर्ता द्वारा क्या किया जाता है? निश्चित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है या निश्चित विधियों के माध्यम से वह तथ्यों का संकलन करता है। और वो प्रविधियां दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंतर्गत जैसे अवलोकन, प्रश्नावली, और द्वितीयक के अंतर्गत आती हैं किसी की जीवनी, पत्र पत्रिकाएं, सरकारी दस्तावेज या सरकार या एनजीओज द्वारा प्रकाशित आंकड़े इत्यादि। आगे देखिए,
तब तक शोध के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यानी कि निश्चित प्रविधियों का प्रयोग करके हम तथ्यों का संकलन करते हैं और उसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार के नियमों का ही प्रतिपादन किया जा सकता है। इसलिए तथ्य शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम तथ्यों का संकलन नहीं करेंगे तब तक ना तो हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और ना ही हम किसी नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे हम आए तो आगे देखते हैं। अब इसको मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में समझाने का प्रयास करूँगा। शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता अपने मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करता, बल्कि उन्हें एकत्रित करने के लिए वह विभिन्न उपकरण या प्रविधियों की सहायता लेता है। यानी कि शोध करने के लिए जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उत्तरदाताओं से जो सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वो मनमानी नहीं करता या मनमानी विधियों का प्रयोग नहीं करता या कोई भी मनमाना काम वह नहीं करता, बल्कि वह कुछ उपकरण या प्रविधियों की सहायता लेता है जो शोध के लिए जरूरी होती हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है, और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों का एकत्रीकरण करता है। यानी कि वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का, जो तथ्य उसने इकट्ठे किए हैं, उनका विश्वसनीय होना जरूरी है। अगर शोधकर्ता बिना फील्ड में जाए खुद ही मान ले कि ऐसा होता है तो ये तो उसकी सोच हुई, लेकिन जनता की सोच जानने के लिए या उत्तरदाताओं की सोच जानने के लिए या क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की सोच जानने के लिए उसे तथ्यों का एकत्रीकरण करना ही होगा। और तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए उसे उसके जो पूर्वाग्रह हैं या उसके द्वारा बनाई गई उपकल्पना है उसको एक तरफ रखना होगा, और अगर वह उपकल्पना के अनुसार ही तथ्यों का एकत्रीकरण करता है तो उसमें कहीं ना कहीं बाइसनेस आ जाएगी या उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाएगी। इसलिए शोध की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पष्ट है कि शोध या अनुसंधान के लिए विश्वसनीय तथ्य सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं से विभिन्न विधियों के माध्यम से एकत्रित करता है। ये सूचनाएं अवलोकन के योग्य होती हैं और इन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों के अंतर्गत वे बातें, वे सूचनाएं, वे सामग्री, वे आंकड़े शामिल होते हैं जिन्हें अध्ययनकर्ता किनसे प्राप्त करता है? सूचनादाताओं से। और वो वैसे प्राप्त नहीं करता, किसके? कोई निश्चित विधि का प्रयोग करता है और उस विधि के माध्यम से ही वह सूचनादाताओं से या उत्तरदाताओं से आंकड़े एकत्रित करता है। और जो ये सूचनाएं होती हैं वो अवलोकन के योग्य होती हैं, यानी उन्हें देखा जा सकता है। वो संख्यात्मक रूप में हो सकती हैं, वो गुणात्मक रूप में हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अवलोकन के योग्य ना हो, वो दिखाई ना दे रही हों। साथ ही साथ वो दिखाई इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो लिखित हैं। या ये सूचनाएं कैसी होती हैं? लिखित होती हैं। ये जो आंकड़े हैं वो कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो तथ्य हैं वो अवलोकन के योग्य भी होते हैं और लिखित रूप में भी होते हैं। इसके बाद में आगे हम देखें निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, यानी तथ्य की परिभाषा अगर एग्जाम में आए तो हम क्या लिखेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि तथ्यों का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री या आंकड़ों से है जो अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से या द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि तथ्य सूचनाएं हैं, सामग्री हैं या आंकड़े हैं, लेकिन कौन सी सूचनाएं, कौन सी सामग्री, कौन से आंकड़े हैं जिन्हें अध्ययनकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर के इकट्ठे करता है या फिर वह द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से इकट्ठे करता है। और द्वितीयक स्रोतों को मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी की जीवनी है, पत्र पत्रिका है, कोई प्रकाशित लेख हैं, ये सभी द्वितीयक आंकड़े हैं। और अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर के अगर कोई आंकड़े प्राप्त करता है क्षेत्र में जाकर के तो वो उसके द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए वो क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि तथ्य का अर्थ क्या है। तो तथ्य का अर्थ है सूचना, आंकड़े या सामग्री से जिन्हें अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखें
तथ्यों के प्रकार। अगर तथ्यों के प्रकारों को हम देखें तो तथ्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तथ्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्रत्येक अध्ययन या विषय से संबंधित या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। यानी कि ये जो तथ्य होते हैं उनमें समानता नहीं होती, उनमें विविधता होती है, संस्कृति के हिसाब से विविधता। जैसे एक शहरी संस्कृति में जाओगे आप, एक शहर में जाओगे तो आपको वहाँ की संस्कृति अलग दिखाई देगी, वहाँ के लोगों की सोच अलग दिखाई देगी। जबकि आप गांव में जाओगे तो वहाँ के लोगों की सोच अलग दिखाई देगी। उदाहरण के लिए, अगर हम युवा पीढ़ी द्वारा या युवाओं द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों पर शोध करना चाहें कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं या उन्हें कैसा जीवन चाहिए, तो अगर हम शहर में जाएं तो शहर के ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादातर बड़े, यानी कि शहर की लगभग ज़्यादातर प्रतिशत जनसंख्या यही कहेगी कि बच्चों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद जीने देनी चाहिए, उन्हें वही काम करना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम गाँव के रूप में या गाँव में जाकर के यही बात अप्लाई करना चाहें तो गाँव के ज़्यादातर बच्चे तो यह चाहेंगे कि उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन बड़े ये चाहेंगे कि उन्हें अपनी संस्कृति का ख्याल रखते हुए इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए कि जो उनकी संस्कृति के खिलाफ हों। जबकि शहर में लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्वतंत्र कर देते हैं, वो अपनी लाइफ खुद जीना कुछ समय के बाद में कह देते हैं आप अपना एम खुद निश्चित करो। दूसरा उदाहरण हम देख लें, शहर में बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के संबंध में ये कहते हैं कि तुम्हें यही करना है या तुम ये करो। वो अपने बच्चों को कह देते हैं जो स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो आप उधर जाइए। लेकिन गाँव में लोग दूसरों की देखा देख या बच्चों को ये कहते हैं कि तू तो साइंस ले ले या तू आर्ट्स ले ले या आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो वहाँ क्या है, बड़ों की ज़्यादा मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि शहर में बड़ों की नहीं मानते हैं, शहर में भी बड़ों की मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बजाय गांव के कुछ अधिक स्वतंत्रताएं बच्चों को दी जाती हैं। तो इस प्रकार अगर मान लो हम तथ्यों का एकत्रीकरण करें तो वो काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं, कुछ गुणात्मक होते हैं तो कुछ परिणामात्मक। तथ्यों के संकलन के लिए अनेक विधियों की सहायता ली जाती है, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। इसके अलावा भी और विधियां हो सकती हैं। इन सभी विधियों को हम अलग से अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे या अलग अपने प्रकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब हम देखें आगे तथ्यों के प्रकार। तो तथ्यों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। तो आगे देखिए, अब हम पढ़ें प्राथमिक तथ्य क्या है। तो प्राथमिक तथ्यों का तात्पर्य उन सूचनाओं के संकलन से है जिनका प्रथम बार संकलन शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है या जिन्हें पहली बार ही एकत्रित किया गया हो। यानी कि प्राथमिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता या तो स्वयं या उसके जो सहायक हैं, क्योंकि अनुसंधान में ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति ही शोध कर रहा हो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2, 4, 5 व्यक्ति मिलकर के शोध कर रहे हो। तो या तो वह व्यक्ति अगर अकेला कर रहा है तो उसको खुद को जाना होगा क्षेत्र में, और अगर वह अकेला शोध नहीं कर रहा है, एक ग्रुप शोध कर रहा है, तो उस ग्रुप में से उसके जो सहायक हैं वो व्यक्ति अगर वहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्षेत्र में जाएं, और जब वह उत्तरदाताओं से कुछ सूचनाएं, कुछ सामग्री या कुछ आंकड़े प्राप्त करें तो वो कहलाते हैं प्राथमिक तथ्य। और ये पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं गया है इसलिए पहली बार इकट्ठे किए हैं इनको। और अगर मान लो अनुसंधानकर्ता से पहले किसी दूसरे ने उन्हें इकट्ठे कर रखा है और फिर अनुसंधानकर्ता उन्हें ही काम में लेता है बिना क्षेत्र में जाते, यानी क्षेत्र में तो जाता नहीं है, उनको ही काम में ले लेता है, तो वो द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखें द्वितीयक तथ्य क्या है। द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन शोधकर्ता द्वारा न किया जाकर किसी अन्य शोधकर्ता, अध्ययनकर्ता, किसी संस्थान या संगठन द्वारा
किया गया हो, क्योंकि ये दूसरों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तथा इनका प्रयोग शोधकर्ता अपने शोध में करता है, इसलिए इन तथ्यों को द्वितीयक तथ्य कहते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, जीवनी आदि। अब हम इसे द्वितीयक तत्व को थोड़ा सा समझें। सरल भाषा में सीधा सा मतलब ये है, इन्हें शोधकर्ता इकट्ठा नहीं करता, अपने क्षेत्र में जाकर के शोधकर्ता कभी भी सूचनाएं एकत्रित ना करके, जब वह सूचनाएं एकत्रित ना करके किसी दूसरे द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं अपने शोध में काम ले तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। और इसमें वह किसी संस्थान और संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को भी काम में ले सकता है। जैसे अगर मान लो हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना चाह रहे हैं और उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का हमें कहीं कोट करना हो या जनसंख्या के बारे में बताना हो, वहाँ की साक्षरता के बारे में बताना हो, तो इसके लिए हम जनसंख्या जनगणना ना करके किसी संस्था द्वारा या फिर हम अपने ज़िले में जाकर के वहाँ से उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का आंकड़ा ले लेंगे। तो जो आंकड़ा हमने वहाँ से लिया है, क्योंकि वो हमने खुद ने इकट्ठे नहीं किए, किसने इकट्ठे किए थे? भारत सरकार ने या फिर हमारी जो सरकार है उसने जनगणना के अंतर्गत वो आंकड़े इकट्ठे करवाए थे, उन्हें हम हमारे काम में ले रहे हैं, तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। और दूसरा, अगर हम ये देखें कि अगर मान लो हम यह बात अध्ययन करना चाहें कि निम्न वर्ग के लोगों या मध्यम वर्ग के लोगों पर सामाजिक योजनाओं का या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है या उन्हें कितनों को लाभ मिल रहा है, तो इसके लिए हम आंकड़े इकट्ठे करने या फिर वहाँ जो आंकड़े हैं, ऑफिसेज में आंकड़े हैं, उनको ना लेकर के हमें वास्तविकता जांचने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? क्षेत्र में। और प्रत्येक घर से या कुछ चुने गए उत्तरदाताओं से हम उसके बारे में क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट गए, कहाँ गए? हम क्षेत्र में गए और क्षेत्र में जाकर के हमने डायरेक्ट उत्तरदाताओं से बात की। इसलिए जब जो तथ्य हम इकट्ठे करेंगे वो प्राथमिक तथ्य कहलाएंगे। इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि तथ्य क्या है, तथ्य का क्या अर्थ है और तथ्य के प्रकार। इसे थोड़ा सा समरी के रूप में मैं आपको बता दूं कि तथ्य का मतलब होता है ऐसी सूचनाएं, आंकड़े और सामग्री से है जिन्हें उत्तरदाता से या जिन्हें शोधकर्ता उत्तरदाता से स्वयं जाकर के इकट्ठे करता है या किसी अन्य संस्था, अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों को या सूचनाओं को वह अपने शोध में काम लेता है। तो ये दोनों ही क्या हैं? तथ्य कहलाते हैं। यानी स्वयं इकट्ठे करे या कोई दूसरा इकट्ठा करे, तो वो तो क्या हो गया? तथ्य। सीधा सा मतलब है आंकड़े, सामग्री या सूचनाएं तथ्य कहलाते हैं। प्रकार कितने हैं इसके? दो। प्राथमिक प्रकार, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक यानी स्वयं द्वारा इकट्ठे किए गए और द्वितीयक यानी किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा इकट्ठे किए गए तथ्य क्या कहलाते हैं? द्वितीयक तथ्य। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप सभी विद्यार्थियों के ये समझ में आ गया होगा कि तथ्य क्या है और तथ्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। आने वाले वीडियो में हम प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्यों को अलग अलग प्रकार से इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर किसी के या किसी विद्यार्थी के कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डालें और बताएं कि आपके क्या समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का पूरा प्रयास करूं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इतना ध्यान से सुनने के लिए, इतना ध्यान से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।